हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए जिसका नाम है कैपेसिटर। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिर्फ बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। इसकी बेसिक्स से अपन बात करेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, किन किन चीज़ों के ऊपर कैपेसिटर डिपेंड करता है और क्यों इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हमारा बेसिक्स क्लियर होगा तो आगे के कॉन्सेप्ट हमारे लिए ईजी हो जाएंगे। तो आज हमारा फोकस होगा केवल बेसिक्स पे। तो स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर को समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि मशीन क्या होती है। आपने पहले वर्ड सुना होगा मशीन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय ए मशीन? मशीन इज नथिंग बट एनीथिंग दैट डू वर्क, एनीथिंग दैट डज वर्क। जो भी काम करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल फैंस हो गया, मोटर्स हो गया, बाइसिकल हो गया, एटसेट्रा। ये सब चीज क्या है? मशीन है। यस, ऑब्वियसली बाइसिकल भी एक मशीन है, आपका फैन भी मशीन है, जो कूलर्स हैं, मोटर्स हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स आप देखते हैं सब मशीन है। ठीक है, अब ये बताइए कि इस पर्टिकुलर मशीन को चलने के लिए चाहिए क्या? ऑब्वियस सी बात है, इस मशीन को चलने के लिए चाहिए क्या? एनर्जी। तो किसी भी मशीन को चलने के लिए चाहिए होती है एनर्जी रिक्वायरमेंट। यस, डेफिनेटली। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है ना, वो बेसिकली दो तरीके से दी जा सकती है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है वो दो तरीके से दी है। याद रखना कि पहले तो फॉर स्टार्ट, देन सेकेंड फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन। मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे कैसे फुलफिल किया जा सकता है? एक तो स्टार्ट के लिए और एक कंटिन्यूअस ऑपरेशन के लिए। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है कि एक रिजोल्यूशन बनाना है कि चलो मैं अब पढ़ना चाहता हूं। मैं अभी तक जो भी वेस्ट कर दिया टाइम अपना, ठीक है, लेकिन अब मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्लास 12th में मुझे टॉप करना है, अब मैं पढ़ना स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने पहले भी ऐसा किया होगा क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में, या जो भी एग्जाम्स आते हैं, आप रिजोल्यूशन बनाते हैं कि अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको कहाँ पे आती है? डेफिनेटली जब भी आप रिजोल्यूशन बनाते हैं, जो स्टार्टिंग का टाइम होता है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। नहीं, मुझे उठना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे रिजल्ट लाना है। ठीक है, एक बार क्या किया आपने, स्टार्टिंग के फेज को क्लियर कर दिया, फिर आप कंटिन्यूअसली उस पर्टिकुलर शेड्यूल को फॉलो करते हुए, उस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए अपने एम को अचीव कर सकते हैं। तो मेन दिक्कत कहाँ है? स्टार्टिंग के टाइम में। सेम केस क्या होता है किसी भी मशीन के साथ होता है। जो स्टार्टिंग का ऑपरेशन होता है ना, वहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट जो रहती है वो क्या रहती है? आपकी मोर रहती है। और यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट जो रहती है वो क्या रहती है? लेस रहती है। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो किसी मशीन्स को एक कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के लिए ही डिजाइंड है। तो जो स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, वो जो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, वो कहाँ से मिलती है? अब आया जो हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना था। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट, यस, दैट इज फुलफिल्ड बाय कैपेसिटर। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी फुलफिलमेंट का काम कौन करता है? कैपेसिटर करता है। तो ये कैपेसिटर आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में देखा भी है, बट आपको पता नहीं कि वो कैपेसिटर कैसा होता है। तो कभी आप लोगों ने फैन देखा है? जनरली क्या होता है, फैन किसी के घर में भी खराब होता है या न्यू कनेक्शन लगाते हैं, तो उस फैन को जब आप उसके टोपे को खोलेंगे तो अंदर में एक छोटा सा इतना बड़ा हिस्सा दिखता है जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। किस तरीके से दिखता है? आपने देखा होगा कि इस तरीके से दिखने वाला एक डिवाइस रहता है, वो किसके अंदर में रहता है? तुम्हारा फैन के अंदर में। दिस इज कॉल्ड कंडेंसर। ये कंडेंसर को ही कैपेसिटर कहा जाता है, क्योंकि जब फैन स्टैटिक कंडीशन में रहता है, फैन को हमको रन कराना होता है, तो ये कंडेंसर क्या करता है? जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो इसके अंदर में कुछ ना कुछ चीज स्टोर रहता है। वो चीज क्या करता है? उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो स्टोर्ड रहती है वो फैन को देती है, और फैन स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा एनर्जी लेके स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कंटिन्यूअस ऑपरेशन के लिए लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। So this is called the condenser, and condenser is nothing but a capacitor. तो हमको ये समझ आ गया कि what do you mean by capacitor? Capacitor is nothing but a device which fulfills the starting energy requirement. क्लियर है? ये मुझे क्लियर हो चुका है। अब इस पर्टिकुलर कैपेसिटर में सबसे पहला जो टर्म आता है वो होता है कैपेसिटेंस। इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, जिसको कैपेसिटी भी बोला जाता है, बट मोस्ट पॉपुलरली कैपेसिटेंस ही यूज किया जाता है टर्म कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। इससे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। क्लियर है? तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी क्या होता है ये समझना कि
जो हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी की वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड अ चार्ज। क्लियर है? ये तो डेफिनेशन है, बट इसको और लॉजिकली समझते हैं। मैं आपको एक एनालॉजी क्रिएट करके बता रहा हूं। फ्रेंड्स एक बात बताइए कि यहाँ पे आपके क्लास में फॉर एग्जांपल 50 लोग हैं, 50 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी क्या सेम होती है क्या? मतलब कैपेसिटी की बात करता हूँ, पढ़ने की कैपेसिटी की बात करता हूँ कि क्लास का लेक्चर चल रहा है, मैं किसी बच्चों को यहाँ पे बैठा दिया, कम से कम 50 बच्चों को बैठा दिया। बच्चे क्या होते हैं, किसी की कैपेसिटी हो सकती है कंटिन्यू 3 घंटे बैठ सकते हैं, किसी की कैपेसिटी होती है केवल 2 घंटे बैठ सकते हैं, किसी की कैपेसिटी होती है 4-5 घंटे तक टिक सकते हैं। तो हर की कैपेसिटी अलग अलग होती है, किस चीज़ की? पढ़ने की। ठीक है, अगर हो गया कि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर मैं उसको पढ़ाने लगूँ तो क्या होगा कि उसके ऊपर से जाने लग जाएगा, हो सकता है थोड़ी देर में बेहोश होकर गिर जाए कि ज़्यादा पढ़ा दिए करके। तो इसलिए क्या होता है ना कि हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है पढ़ने की, हर स्टूडेंट की एक कैपेसिटी हो पढ़ने की, वैसे ही हर कंडक्टर की एक कैपेसिटी होती है उसके अंदर चार्ज होल्ड करने की। मतलब मैं मान लेता हूँ कि से दिस इज ए कंडक्टर हैविंग रेडियस r, दिस इज ए कंडक्टर जिसके अंदर चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज कंडक्टर है। इस चार्ज कंडक्टर में क्या होता है, इस कंडक्टर की एक कैपेसिटी है कि वो कितना ही चार्ज होल्ड कर सकता है। मतलब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे चार्ज दूंगा तो वो क्या करेगा, लेते जाएगा, और चार्ज दूंगा और लेते जाएगा, बट कब तक? जब तक वो क्या कर सकता है, उसकी बेरिंग कैपेसिटी ना आ जाए। मतलब एक बात बताइए, जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने से गेन क्या हो रहा है? नॉलेज। ठीक है, मैं आपको और पढ़ाऊंगा तो और नॉलेज आएगा। वैसे ही यहाँ पे चार्ज देने से क्या बढ़ता है किसी कंडक्टर में? जैसे जैसे मैं चार्ज दूंगा इस पर्टिकुलर कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ये कह सकता हूं, हमको पता है पोटेंशियल किसी चार्ज कंडक्टर का क्या होता है, V इज नथिंग बट 1/4πε0 Q/r, ये होता है। क्लियर है? मैं बाकी सब चीज को कांस्टेंट रखता हूं। मतलब एक यूनिफॉर्म कंडक्टर मान लिया जिसका रेडियस कांस्टेंट है, तो यहां से आपको क्लियरली समझ आता है कि चार्ज कंडक्टर के यानी कि चार्ज बढ़ाने से आपका क्या बढ़ेगा, V बढ़ेगा। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, आपका चार्ज बढ़ाया, आपने चार्ज दिया तो आपका V बढ़ा, आपने और चार्ज दिया तो और V बढ़ा, आपने और चार्ज दिया तो और V बढ़ा। इसका मतलब क्या है, चार्ज के देने से आपका पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर का बढ़ रहा है। यानी कि आई कैन डायरेक्टली से दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमको इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है, तो क्या आएगा, Q इज इक्वल टू CV। दिस C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस, या C कैन ऑल्सो बी रिटन एज Q अपॉन V। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आप ऐसा मत बोलना कि अगर कोई पूछे कि आपका कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है तो आप फॉर्मूला देके बोल दोगे सर चार्ज के ऊपर पोटेंशियल। नहीं, इट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल। ऑब्वियस ही बात है, सी वाई कि अगर आप चार्ज इंक्रीज करोगे तो आपका पोटेंशियल भी सेम रेशियो पे इंक्रीज होगा, और इंक्रीज करोगे तो और इंक्रीज होगा, बट रेशियो जो आएगा सी का वो सेम आएगा। तो कैपेसिटेंस इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल। तो यहां से इसकी यूनिट भी निकाली जा सकती है। अगर कैपेसिटेंस की कोई यूनिट पूछे तो यूनिट इज नथिंग बट, आपको चार्ज की यूनिट पता है कूलम, और वोल्टेज की यूनिट पता है वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। इसी SI यूनिट को हम लोग बोलते हैं एक नए टर्म से जिसका नाम है फेरेड, जो कि माइकल फेरेडे के नाम से दिया गया है, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल F से। दिस इज द SI यूनिट ऑफ ए कैपेसिटेंस, इट इज नथिंग बट द फेरेड। अगर आपको कोई बोला जाए कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं वो भी आपको दिखा देता हूं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट दी डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला आपका कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है चार्ज पर यूनिट वोल्ट या कूलम पर वोल्ट होता है। कूलम को क्या लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट 80। वोल्टेज को कैसे लिखा जा सकता है, वोल्टेज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का यूनिट होता है mL/T-2 पर यूनिट चार्ज। ये 80 ऊपर जाएगा तो अगेन 80 ऊपर हो गया। क्लियर है? ये कहां से आपको बता देता हूं, यहाँ पे देख लीजिए Q इज CV या C इज Q अपॉन V, एंड Q अपॉन V इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि ये हो जाएगा आपका Q² अपॉन वर्क डन। तो यहाँ से आया 2 बार Q अपॉन वर्क डन, तो ये आ जाएगा आपका A²T² होल अपॉन mL²T-2। इसको और रिफ्रेम करेंगे तो क्या आ जाएगा, m ऊपर चल जाएगा m-1 L-2 T⁴ A2
दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। क्लियर है? m-1 l-2 a2 और t टू द पावर 4, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। सो ये तो क्या था, हम लोगों ने कैपेसिटेंस के बारे में बात किया। अब हमको ये जानना है कि एक्चुअल में कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस, किन किन चीज़ों के ऊपर ये कैपेसिटेंस या कैपेसिटी डिपेंड करती है, कि कैसे किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को अपन बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, अगर ये जानना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस में जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है शेप ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसको समझने के लिए क्या करता हूं मैं, एज्यूम करता हूं एक स्फेरिकल कंडक्टर, एज्यूमिंग ए स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके लिए मेरे को इजीली पता चल जाएगा कि रिलेशन क्या है शेप के साथ। तो दिस इज द स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग चार्ज q इन इट। ठीक है, चार्ज इसमें q है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी आउटसाइड जाती है, हमको पता है कैसे कैसे निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दिस इज ए कंडक्टर दैट वी हैव अज्यूम्ड। मैं मान लेता हूँ सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर का रेडियस कितना है r, ये स्फेरिकल कंडक्टर का। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडक्टर का अगर कोई पूछे, इस पर्टिकुलर कंडक्टर का कोई पूछे कि व्हाट इज द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इज नथिंग बट v इज इक्वल टू 1/4πε0 को k से डिनोट कर रहा हूँ, k q अपॉन r। ठीक है, सिमिलरली आपको पता है कि c इज नथिंग बट q अपॉन v, तो इस v की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, c इज इक्वल टू q अपॉन k q होल अपॉन r, यानी कि c इज इक्वल टू ये q से q कैंसल, ये अपना क्या चले गया, r ऊपर हो गया, r अपॉन k, और k की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, यानी कि c कैन बी रिटन एज 4πε0 r। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, तो वी कैन से द c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि एक लाइन में ये बोला जाए जैसे जैसे इस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस बढ़ेगा उसकी चार्ज की लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी कि उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। यानी कि वी कैन डायरेक्टली से दैट कि साइज इंक्रीजेस, कैपेसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, इसको मैं एक एनालॉजी के थ्रू बता रहा हूं, क्योंकि एनालॉजी मैं आगे यूज करने वाला हूं। मतलब ये मैं मान लेता हूं कि फॉर एग्जांपल एक बड़ी बाल्टी है। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ कि बाल्टी को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, दिस इज द बाल्टी। बाल्टी का मतलब होता है बकेट, यू कैन से बकेट, जिसको नहीं पता है उसको बताता हूँ, बकेट होता है। बड़ी बाल्टी है, ये थोड़ी सी छोटी बाल्टी है, तो ऑब्वियस ही बात है जिसका साइज बड़ा है उसमें ज़्यादा पानी आ सकता है, वाटर को मैं क्या करता हूँ, चार्ज से कंपेयर करता हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है बिगर साइज मोर वाटर लेसर वाटर। ठीक है, लेस, तो साइज के ऊपर ऐसे डिपेंड करेगा, जितना बड़ा बकेट होगा उतना ज्यादा क्या है पानी आएगा, और जितना छोटा बकेट होगा उतना कम पानी आएगा। वैसे ही चार्ज का भी वैसे ही है, जितने बड़े साइज का कंडक्टर है उतना ज्यादा चार्ज आएगा, जितने छोटे साइज का कंडक्टर है उतना कम चार्ज आएगा। सेकंड फैक्टर की बात करता हूं कि किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये होता है प्रेजेंस ऑफ नियर बाई कंडक्टर। तो बकेट की एनालॉजी में क्यों लिया था यहां पे आपको समझ आएगा। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे कंडक्टर से ये है, ठीक है, यहाँ पे किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज को मैं क्या कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ। मैं डाल रहा हूँ चार्ज को, जाते जा रहा है, या पानी डाल रहा हूँ, जाते जा रहा है, वाटर डाल रहा हूँ, भर गया। भरने के बाद क्या होगा, चार्ज आपका क्या होगा, गिरना स्टार्ट करेगा, यानी कि वो कंडक्टर लीक करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है लेने की। जैसे कि बच्चे गिर रहे थे ना, ज़्यादा 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ाने लग गया था, तो वही वाला बात है कि पानी डाल रहा हूँ, पानी गिरने लग गया है। अब होगा क्या कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और छोटा सा बकेट रख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उसको कनेक्ट कर देता हूँ इस बकेट से, कि जो भी पानी जाएगा वो यहाँ गिरेगा। तब क्या होगा कि पानी डाल रहे हो, ये वाला बकेट भी भरना जाएगा, तो होगा क्या, ओवरऑल कैपेसिटी इंक्रीजेस। तो जब भी क्या होता है कि कोई नियर बाई कंडक्टर रहता है, तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, या उसकी कैपेसिटर बोलता हूँ, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सेकंड फैक्टर था जिसके ऊपर क्या होता है, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। अब मैं थर्ड फैक्टर की बात करता हूँ जिसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। वो थर्ड फैक्टर होता है नेचर ऑफ मीडियम in which conductor
इज प्लेस्ड। ठीक है, जैसे अभी मैं स्फेरिकल कंडक्टर की बात किया था, ये स्फेरिकल कंडक्टर जो था जिसका रेडियस r था, ठीक है, इसकी कैपेसिटी क्या आई थी मेरी, इट इज नथिंग बट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर है? ये कब के केस में आई थी, ये एप्सिलॉन नॉट क्यों यूज हो रहा था, कि जब भी ये कंडक्टर मेरा एयर और वैक्यूम में रखा था तब। बट व्हाट इफ अगर कोई बोले कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर को मैं किसी पर्टिकुलर मीडियम में रख दूं, मतलब इसको सिर्फ वाटर में रख दूं या एल्कोहल में रख दूं या किसी और मीडियम में रख दूं, तब क्या होगा समझना। कि याद रखना, जब भी कोई मीडियम आता है तो इस मीडियम का कुछ एक कांस्टेंट होता है जिसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जनरली यूज किया जाता है वर्ड। तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, K इज नथिंग बट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट इज नथिंग बट द परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां पे आपको क्लियरली समझ आ रहा है, आई कैन से दैट एप्सिलॉन इज नथिंग बट K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो किसी मीडियम में अगर कंडक्टर को रखा गया है तो उसकी कैपेसिटी कैसे देंगे, सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे, बट एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन। ठीक है, तो क्लियरली यहां पे देखिए, यहां पे आपका जो नया फॉर्मूला होगा कैपेसिटी का फॉर ए मीडियम, इट विल बी नथिंग बट 4 पाई एप्सिलॉन r। और एप्सिलॉन की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट r c। ठीक है, अगर बाकी टर्म कांस्टेंट है तो यहाँ पे C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, है ना। मैं मान लेता हूं इफ कंडक्टर ऑफ सेम साइज यूज्ड, कंडक्टर ऑफ सेम साइज इज यूज्ड इन डिफरेंट मीडियम्स, यानी कि R इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। अगर K आपका ग्रेटर देन 1 है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका एयर और वैक्यूम से ज्यादा है, तो आपकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो किससे ज्यादा होता है, तुम्हारा एयर और वैक्यूम से। तो जितने टाइम्स अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, उतना टाइम्स आपकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है। हम चाहें तो अब क्या कर सकते हैं, इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज करके अर्थ की कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं। तो चलो हम क्या करते हैं, लास्ट इस पर्टिकुलर लेक्चर में अर्थ की कैपेसिटी भी निकालते हैं। हाउ वी कैन कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ ए अर्थ। पर इसके लिए अजम्पशन क्या है, अजम्पशन यह है कि अर्थ को हम लोग स्फीयर एज्यूम कर रहे हैं। अजम्पशन अर्थ इज ए स्फीयर। ठीक है, मेरे को पता है अर्थ अगर स्फीयर है जिसका रेडियस के से r है, दिस इज द अर्थ। तो व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, आई नीड टू कैलकुलेट द कैपेसिटी, एंड कैपेसिटी का फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल कंडक्टर इज नथिंग बट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमको पता होता है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होता है मेरे को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर। याद रखना, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ 6400 इंटू 10 टू द पावर 3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ, ये आता है आपको 711 माइक्रोफेरेड। ठीक है, आप बोलोगे माइक्रो में आ रही वैल्यू बहुत छोटी, नहीं, ये मैं कह सकता हूं कि दिस वैल्यू सो लार्ज कि आई कैन से दैट इट करस्पॉन्ड्स टू इंफिनिटी। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कभी भी आपका आंसर फेरेड में नहीं आने वाला है। फेरेड इज वेरी वेरी बिग यूनिट। आपका आंसर जो आएगा किसी भी न्यूमेरिकल्स में आप सॉल्व करेंगे तो ऑलवेज रेंजेस फ्रॉम माइक्रो टू पिको फेरेड, मतलब 10 टू द पावर -6 फेरेड से लेके 10 टू द पावर -12 फेरेड के रेंज में आएगा। दिस इज द रेंज ऑफ ए कैपेसिटेंस, रेंज ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो 711 माइक्रोफेरेड आता है। इससे एक रिजल्ट और प्रूव होता है जो जनरली हम प्रूव कर सकते हैं और जिसके बाद आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है कि हमको पता है कि C क्या होता है 711 माइक्रोफेरेड। हमको C का फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यानी कि V इज इक्वल टू Q अपॉन C। अगर C हमारा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0, यानी कि V इज इक्वल टू 0, यानी कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0। ये हमेशा याद रखना इस रिजल्ट को। ये यहीं से प्रूफ किया जाता है कि 711 माइक्रोफेरेड को हम इन्फिनिटी से कंपेयर करते हैं और इस फॉर्मूले से ये बताते हैं कि पोटेंशियल जो रहता है अर्थ का वो क्या रहता है, 0 रहता है।
सो दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटर। इस पर्टिकुलर लेक्चर से आपका बेसिक जो है कैपेसिटर का वो क्लियर हो जाएगा, जिसके कारण आप आगे के लेक्चर्स को इजीली ग्रास्प कर पाएंगे। और आपको कोई डाउट होता है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कैपेसिटर। थैंक यू।